एवरीवन, सिलेक्शन तक विद हिमांशी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपके जीके जीएस की डेली क्लासेस चल रही हैं, तो आपके पीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज जो है आपका चैप्टर चलेगा मौर्य वंश। और मौर्य वंश में भी क्या दिया हुआ था आपके सिलेबस में? सम्राट अशोक। तो हम सम्राट अशोक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे इंपॉर्टेंट्स, वो सभी क्वेश्चंस इस चैप्टर में इंक्लूड किए गए हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत से एग्जाम्स में कि इंडिका के लेखक कौन थे। तो सबसे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका वाली पुस्तक, इंडिका के लेखक मैगस्थनीज थे। अब ये देखते हैं कि ये किस किस के टाइम में आए थे। मैगस्थनीज जो भारत में किसके समय पे यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे ये। और इनकी रचना क्या है? इंडिका। दूसरे हैं फाहयान। तो फाहयान किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे आए थे। और इनकी रचना क्या है? फो क्यू की इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। थर्ड है हैंसोंग। हैंसोंग किसके समय पे आए थे? हर्षवर्धन के समय पे आए थे। और इनकी प्रमुख रचना क्या है? सी यू की। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? तो देखते हैं। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क कुषाण वंश के दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है, जिसमें रोगनाशा एवं रोग निरोध औषधियों का उल्लेख है। तो चरक संहिता का संबंध किससे है? चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो किस पर निर्भर थी? देखते हैं व्याख्या। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। आर्थिक दृष्टि से मौर्य काल को बहुमुखी प्रगति का युग कह सकते हैं। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन एवं व्यापार में अति प्रगति हुई है। आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर? कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है, तो हमें बताना कि कौन सा सबसे बड़ा शिलालेख है। तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख जो है, कौन सा? 13वां जो शिलालेख है सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले, इसमें किसका वर्णन किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग मतलब पूर्व प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी राजधानी थी? देखते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोशाली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख इसके 13वें शिलालेख में मिलता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कलिंग विजय का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। तो कौन सी नीति अपनाई? धम्म विजय की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तोशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनाम प्रिय नाम से किसे देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? सम्राट अशोक को। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक को उसके अभिलेखों में देवनाम प्रिय संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नूतर और उडेगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का उल्लेख मिलता है। तो देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो तक्षशिला शहर किस किस के बीच स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। तक्षशिला शहर सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा था? तक्षशिला रखा था। तक्षशिला प्राचीन काल से शिक्षा के लिए विश्व विख्यात रहा है। यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो सिंधु और झेलम। तो तक्षशिला शहर किसके बीच स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है?
तो अभी भी बताया था। कौन सा शिलालेख था? 13वां शिलालेख। तो सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इसमें से 13वां शिलालेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वां अभिलेख अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। मौर्य काल के स्तंभों के ऊपर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को चित्रित किया गया है। इन्हीं स्तंभों में से एक सारनाथ का सिंह क्या है? इन्हीं स्तंभों में से एक सारनाथ का सिंह स्तंभ जो भारत सरकार का आधिकारिक प्रतीक भी है। तो इसी से लिया गया सारनाथ का जो है सिंह, सारनाथ का सिंह स्तंभ जो है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था। किस स्तंभ पर था? तो अशोक का सिंह चतुर्मुख, जिसमें उसके 4 मुख हैं, सिंह के 4 मुख जो दिखाए गए हैं, स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये चर्चा में भी है। तो ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं। इसी ही भारत सरकार ने राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है और नए संसद भवन के ऊपर भी इसे स्थित किया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीति सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा और किससे जाना जाता था? तो इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इसके अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं। इसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, की रचना की है। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है, जबकि समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो भारत का ये पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहवाजगढ़ी, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य या वारादरी? देखते हैं पहले इसकी व्याख्या। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान क्या है? स्तंभ है। मौर्य काल का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में चौथी और दूसरी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी संरचना की है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? स्तंभ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो कौन अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक या कामरूप? इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिला के गुर्जरा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जर तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। उसने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया। कल्हड़ के राजतरंगिणी के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी, तब उसके राज्य प्रतिनिधि जालोक ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर कश्मीर को मौर्य साम्राज्य से अलग कर लिया। कामरूप असम का पुराना नाम है। यह अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। तो ये भी पूछा जाता है कि असम का पुराना नाम क्या था? तो क्या है? कामरूप। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कामरूप अर्थात असम। क्या है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्ध सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो सांची का स्तूप जो किस काल से संबंधित है? तो किससे होगा? मौर्य काल से संबंधित होगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वृद्ध सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 300 ईसा पूर्व में हुआ। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। यह अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का बना हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है किसकी आकृति का बना हुआ है? कटोरे की आकृति का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो योग दर्शन के कौन है? महर्षि पतंजलि। देखते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म गोनार्ध अर्थात गोनिया में हुआ था। माना जाता है कि वे व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं? योग सूत्र, महाभाष्य, आयुर्वेद पर ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पहले देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। तो प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्यमान रहता था? तो कौन विद्यमान थे उस टाइम पे? चरक। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विज्ञान के रूप में विख्यात थे। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इन्होंने आयुर्वेद के पितामह के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके दरबारों में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कुषाण कहाँ के निवासी थे? तो देखते हैं, कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। वहां से निकाले जाने पर ये लोग काबुल कांधार में आकर बस गए तथा वहां की सभ्यता से प्रभावित हुए। यह भारत आने वाली यूची जाति की 5 शाखाओं में से एक थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य एशिया। और देखते हैं कि आज आपका कौन सा हो गया है, मौर्य वंश आज आपका कंप्लीट हो गया है। ये आपकी सेकंड क्लास है, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।